Today I will discuss कार्बन आयन। पिछले लेक्चर में हमने हेटेरोलिटिक विखंडन के बाद, क्लीवेज के बाद बताया था कि दो आयन बनते हैं। एक आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा आयन नेगेटिवली चार्ज होता है। जो आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं या कार्बोकैटायन कहते हैं। उसके बारे में आपको पिछले लेक्चर में लेक्चर वीडियो 10 में मैंने डिटेल में आपको बताया था और उसे बच्चे खूब पढ़े भी हैं, नोट्स भी बनाए होंगे। आज हम दूसरा आयन लेते हैं जो नेगेटिवली चार्ज है, जिसके केंद्र कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का पेयर है, माने उसके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इस प्रकार उस पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक करेगा, क्योंकि वो खुद न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन का अष्टक है। तो इस तरह से ब्रीफ में मैंने आपको कार्बन आयन के बारे में बताया। कार्बन आयन बहुत ही रिएक्टिव होता है बिकॉज द सेंट्रल कार्बन हैज ऑक्टेट इन हिज वैलेंसी सेल। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पर। एनायनिक स्पीसीज इन विच नेगेटिव चार्ज is borne by carbon atom is called कार्बन आयन। डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, एनायनिक स्पीसीज इन विच नेगेटिव चार्ज इज borne by carbon is called कार्बन आयन। हिंदी में है वह कार्बनिक आयन जिसके केंद्रीय कार्बन पर ऋण आवेश होता है, अर्थात केंद्रीय कार्बन ऋण आवेशित होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, बिकॉज ही गेन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गेन कर लेता है और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गेन करने के बाद उस पर ऋण आवेश आ जाता है, उसे आप कार्बन आयन कहते हैं। परिभाषा देखिए, वह कार्बनिक आयन जिस पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तथा जिसका केंद्र परमाणु ऋण आवेशित होता है उसे कार्बन आयन कहा जाता है। तो हमेशा जब उसके सेंट्रल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बाद एल्किल मूलक, एल्किल ग्रुप, एल्किल रेडिकल, ये कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और केंद्र परमाणु जो है, केंद्र कार्बन परमाणु, ये ऋण आवेशित हो जाता है और इस तरह से नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनाता है, जिसे आप कहते हैं कार्बन आयन। एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, CH3 CH2 इलेक्ट्रॉन दिया मैंने, CH3 इलेक्ट्रॉन दिया मैंने, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, ये हो गया। इस तरह से आप ये कार्बन आयन को लेंगे। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे। इसके नॉमेनक्लेचर में बाय एडिंग कार्बन आयन आफ्टर एल्किल रेडिकल, संगत एल्किल मूलक के नाम के आगे आप कार्बन आयन जोड़ दीजिए। संगत एल्किल मूलक के नाम के आगे आप कार्बन आयन जोड़ दीजिए, इसका नॉमेनक्लेचर आपको मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पहला पॉइंट है, लिखा है मैंने, बाय एडिंग कार्बन आयन आफ्टर एल्किल रेडिकल, संगत एल्किल मूलक के नाम के आगे कार्बन आयन जोड़कर इसका नामकरण किया जाता है। जैसे यहां मैंने लिया CH3 CH2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन से आपका एथिल मूलक आएगा, 2 कार्बन से आपका एथिल मूलक आएगा, आप इसे कहेंगे एथिल कार्बन आयन। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है
CH3 CH3 इसके सेकंड कार्बन पर ऋणावेश है। हमने आपको कई बार बताया है कि जब सेकंड कार्बन पर हो तब वहां पर आइसो का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं आइसो का। 3 कार्बन है, प्रोपिल हुआ, सेकंड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल कार्बेनायन। आइसोप्रोपिल कार्बेनायन। यहां देखिए मैंने 1 2 3 4 4 कार्बन लिया, तो अब 4 कार्बन लिया तो ब्यूटिल हो गया। अब सेंट्रल कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया तो आपने इसे कहा टर्शियरी ब्यूटिल कार्बेनायन। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया CH3 का। चूंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन से आपका मेथिल ग्रुप हुआ, और एक कार्बन से मेथिल ग्रुप होने पर आप क्या कहेंगे? मेथिल कार्बेनायन। तो इस तरह से आप इसका नामकरण करेंगे। दूसरा पॉइंट होता है कि आखिर यह है इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कार्बेनायन के केंद्र के कार्बन परमाणु पर अष्टक होता है। उसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिखा है मैंने। कार्बेनायन के केंद्र के कार्बन परमाणु पर कार्बन का अष्टक होता है। तो इस पर कौन रिएजेंट काम करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इसका मतलब खुद ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसको डिमांड होगी कि जो अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रॉन लविंग हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वह इस पर अटैक कर सकता है। लिखा है मैंने, कार्बोनायन के केंद्र कार्बन परमाणु का अष्टक होता है, इस पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट शीघ्रता से क्रिया करता है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिया। द नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन हैज 8 इलेक्ट्रॉन। The negatively charged carbon atom has 8 electron in its valency shell, and thus carbanion behaves as strong electrophile Lewis base। चूंकि इसके कार्बन परमाणु पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लेविस बेस होगा। इस पर वो रिएजेंट कार्य करेगा जिसको कि इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये बात आपकी समझ में आई होगी। हमने इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी बनाया है। तो इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, और ये कार्बन जो है इसके नाते sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो The negatively charged carbon atom carbanion is sp3 hybridized। इसको आप लिखेंगे is sp3 hybridized। The alkyl carbanion has pyramidal structure। अब ये पिरामिडल स्ट्रक्चर एक जगह और देखे होंगे आप। कहा? अमोनिया में। N H H H ये हो गया, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। इट मीन्स द कार्बेनायन हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर लाइक अमोनिया। अमोनिया की तरह ही इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। एक चीज बात आती है कि स्टेबिलिटी क्या है इसकी। एल्किल मूलक ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, अब जिसके पास जितने एल्किल मूलक होंगे, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। जैसे टर्शियरी ब्यूटिल। टर्शियरी ब्यूटिल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 एल्किल मूलक, 3 रिलीजिंग है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो यहां लिखा है मैंने
कि देखिए CH3 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 एक टर्शियरी ब्यूटिल कार्बेनायन है। इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग 3 एल्किल मूलक है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। इसकी स्टेबिलिटी जो है ये सबसे कम है। दूसरा देखिए आइसोप्रोपिल का। आइसोप्रोपिल में 2 एल्किल मूलक हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मूलक हैं, तो हमेशा इससे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां मैंने लिखा है टर्शियरी ब्यूटिल कार्बेनायन, स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल कार्बेनायन इज लेसर देन आइसोप्रोपिल कार्बेनायन, इज लेसर देन आइसोप्रोपिल कार्बेनायन। नेक्स्ट लेते हैं एथिल। अब इस एथिल पर केवल एक एल्किल मूलक CH3 है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जिसके कारण इससे ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब कि आइसोप्रोपिल कार्बेनायन, स्टेबिलिटी ऑफ आइसोप्रोपिल कार्बेनायन इज लेसर देन एथिल कार्बेनायन। और लास्ट है आपका मेथिल कार्बेनायन। इसके पास एल्किल मूलक नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन को भी हम रेडिकल में ही करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो हम इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। यहां मैंने लिखा है टर्शियरी ब्यूटिल कार्बेनायन, स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल कार्बेनायन लेसर देन आइसोप्रोपिल कार्बेनायन, लेसर देन एथिल कार्बेनायन, लेसर देन मेथिल कार्बेनायन। याद रखिएगा एल्किल मूलक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, जिसके पास जितना ही एल्किल मूलक ज्यादा होगा वो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। नीचे लिखा है मैंने जस्टिफिकेशन, द एबव ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी कैन बी जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, alkyl group are electron releasing, hence exert positive inductive effect. More alkyl group has less stability. इसको मैंने पूरी तरह से आपको डिस्कस किया। ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है और इस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इसका स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा एल्किल मूलक होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इस तरह से आज 11वें वीडियो में हमने कार्बेनायन पूरा किया और यह कार्बेनायन इसका एक क्षणिक मध्यवर्ती है और बहुत ही क्रियाशील है, और ये उस रिएजेंट के साथ इसकी अटैकिंग होगी, इसकी क्रियाशीलता होगी जो कि इलेक्ट्रोफाइल होगा। कार्बेनायन में आपने देखा था वो न्यूक्लियोफाइल था। तो अब जिस रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और कार्बेनायन के केंद्र कार्बन परमाणु पर सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, माने इसका ऑक्टेट पूरा है उसके सेंट्रल कार्बन एटम पर। तो इस तरह से आज मैंने कार्बेनायन के बारे में बताया आपको। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको कार्बोनियम आयन के बारे में बताया था, और डिटेल में इसका मैकेनिज्म किस तरह से ये काम करेगा आगे चल करके इसको मैं डिस्कस करूंगा 1-2 लेक्चर में। और इसके बाद हम अब क्लास 11 CBSE बोर्ड के लिए, 12th के लिए हमारे बायो के वीडियो तो बहुत पड़े हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं लोग, किसी किसी के 800-900 व्यूज गए हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे और पढ़ करके नोट्स बनाएंगे तो यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। एक बार आप इसको देख लीजिए और इसके नोट्स आप बना लीजिए। इसी के साथ कार्बेनायन में समाप्त करता हूं। आज का वीडियो इसी पर
एंड बहुत बहुत धन्यवाद।